the roof of a tower as shown. Another man B starts running towards the tower 2 seconds after A falls. The minimum acceleration of B so that he can catch A. तो अब आपके हाथ में है कि A जिंदा रहने वाला है या फिर जमीन पे गिर के चकनाचूर हो जाएगा। बता दो भाई आंसर। जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे ये फॉल किया है, इसका फ्री फॉल है। फ्री फॉल है तो हम इसके फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। फ्री फॉल के लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए निकाल सकते हो आप। ए के टाइम ऑफ फ्लाइट का आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा टी, ये हो जाता है अंडर रूट 2h/g। फॉर्मूले में रख देता हूं अंडर रूट 2। हाइट आपको 500 मीटर दी गई है, जी आपका 10 है, यानी कि 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद ए जो है जमीन पर डला दिखाई देने वाला है आपको। समझ आई बात? तो 10 सेकेंड में बी को कहां पहुंच जाना चाहिए? यहां पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वो तब होता जब ये गिरना शुरू किया है उसी समय पे बी भागना शुरू कर देता तो। पर बी ने क्या किया, 2 सेकंड वेस्ट कर दिए, ए को गिरते हुए देखा। तो अब इसके पास टाइम कितना बचा? 2 सेकंड तक ये गिर चुका है, तो इसके पास 8 सेकंड बचे हैं और इसे पहुंचना है कहां? यहां पर। तो बेसिकली बी के लिए हम कह सकते हैं कि इसे 8 सेकंड्स में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। इनिशियल स्पीड 0 है तो s इक्वल टू हाफ AT² में लगा सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर, हाफ एक्सेलरेशन हमें निकालना है और 8 सेकंड का टाइम है इसके पास। तो यहां से एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा 4000/64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जिसका भी आया था अच्छी बात है, ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे। एक बलून है, सबने देखा होगा, लोग उसमें बैठ के ऊपर जाते हैं यात्रा करने। तो बलून जो है कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। जब वो 240 मीटर की हाइट पे है, एक आदमी को वहां से ड्रॉप कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद आदमी जमीन पे गिरेगा और आपको बताना है कितनी स्पीड से आदमी जमीन को स्ट्राइक करेगा। क्लियर है क्या सबको? एक चीज आपको याद रखनी है कि मान लो कि आप बस में जा रहे हो, ठीक है ना। बस आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से और अचानक से आप बस के बाहर पैर रख देते हो, तो आप भी आगे गिरते हो कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं किसी व्हीकल के अंदर मूव कर रहा हूं और मैं उस व्हीकल से बाहर किसी चीज को फेंकता हूं, तो उस चीज के पास उस व्हीकल की स्पीड होती है। समझ आई क्या बात? तो जैसे बलून ऊपर जा रहा था 40 मीटर पर सेकंड से, तो आदमी वहां से जस्ट ड्रॉप हुआ है, लेकिन उसकी स्पीड वहां पर 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बलून के साथ पहले चल रहा था। तो जब वो बलून के साथ पहले 40 से चल रहा था, तो जस्ट जब वो बाहर आएगा तो भी उसकी स्पीड क्या रहेगी? 40 मीटर पर सेकंड रहेगी। अब ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया है। इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप कि बेसिकली एक 240 मीटर्स हाई बिल्डिंग है जिसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर 40 मीटर पर सेकंड से, और ग्रेविटी नीचे है आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब देख लो, बस आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद फॉल करेगा, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने कहा था आप इक्वेशन यूज करते हो SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT²। हमेशा ये यूज करते हैं। अच्छा, इनिशियली यहाँ है, फाइनली गिरेगा तो यहाँ आके गिरेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? पहले मैं पॉजिटिव डायरेक्शन चुन लेता हूँ, तो मैं चुन लूंगा ये रेफरेंस पॉइंट और ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ हुआ है मेरे भाई? नीचे। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? -240 इज इक्वल टू, स्पीड तो ऊपर है तो 40t, ग्रेविटी नीचे है फिर से नेगेटिव, तो -12 10t²। समझ आया क्या? यहां से आपको मिल जाएगा कितना? ये आ जाएगा t² -8t -48 इज इक्वल टू 0। समझ आई क्या बात? समझ आई बात? ठीक है ना। इसके हमको रूट्स निकालने, बस टाइम निकालना है यहां से। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको मिल जाएगा t -12 t + 4 इज इक्वल टू 0 और t आपको मिल जाएगा 12 सेकेंड। यानी आदमी जमीन पे गिरेगा 12 सेकेंड के बाद। समझ आई क्या बात? क्लियर है सभी को? बस अब क्या पूछा था, कितनी स्पीड से जमीन पे गिरने वाला है? वो तो बहुत ही आसान है, उसको तो देखो मैं ओरली भी कर सकता हूँ। 12 सेकेंड का टाइम है, 1 सेकेंड में नीचे स्पीड कितने से बढ़ती है? 10 से। मैं आपको ये ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप बार बार फॉर्मूलों पे रिलाई ना करो। नीचे की तरफ स्पीड 1 सेकेंड में 10 से बढ़ती है, तो 12 सेकेंड में नीचे की तरफ कितने से बढ़ेगी? 120 से। तो बॉल को देखो, ऊपर है इसकी 40 और नीचे है इसकी 120, तो इफेक्टिवली कितनी बची नीचे? 80। या फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? v = u + 80।
तो फाइनल स्पीड निकालनी है, इनिशियल स्पीड 40 ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है 10, 12 सेकंड का टाइम है, -80 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि नीचे की तरफ बॉल चल रही होगी। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन है व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इट रीचेस ग्राउंड इन टाइम t1, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आप टावर के ऊपर खड़े हुए हो और आपने कहां प्रोजेक्ट किया है उसे, अप, v स्पीड दी है, तो उसे नीचे पहुंचने का टाइम जो लगता है वो आपको दिया गया है t1। समझ आया? दूसरा, अगर आप पार्टिकल को नीचे प्रोजेक्ट करते हो स्पीड v से, तो फिर बोला गया है कि उसे टाइम लगता है भाई कितना, t2, यानी कि इस तरह से जब वो चल के जाएगा तो टाइम लगेगा t2। हाइट मान लेते हैं हम h। तो अब बोला गया है कि अगर उसे आप ड्रॉप कर देते हो, हाँ, या ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है, अगर आप इक्वेशन लिख दो यहाँ पे ये, तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक t1 रूट आ रहा है, एक t2 रूट आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन तो मिल चुकी है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाता है वो हमें पता है, ठीक है ना, वो भी सही प्रोसेस है एकदम। तो आप सीधे लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा t1 t2 वो आपको कितना मिलेगा, 2h/g। देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उठा के यहाँ रख देंगे, t आपको कितना मिल जाएगा, √t1 t2। तो साधारण सवाल है, ठीक है ना। आगे 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप आराम से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, अब ये क्या हो जाता है, अभी तक आपने कैसा देखा है, आपने देखा है मोशन इन वन डायमेंशन या रेक्टिलिनियर मोशन। उसके लिए कंडीशन क्या थी, तो मैं आपको याद दिला दूं कि रेक्टिलिनियर मोशन के लिए जो हमने कंडीशन लिखी है, तो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए कंडीशन है कि वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस एक्सीलरेशन वेक्टर ये आना चाहिए 0 वेक्टर। यानी कि जब आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो और उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग हो या उसके ऑपोजिट हो, तो फिर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ही मूव कर सकता है। समझ आई बात? इसके केसेस हमने देख लिए कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो या फिर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कर सकते हो। छत पर जाके बॉल को ऊपर फेंक दो, छत पर जाके बॉल को नीचे फेंक दो या ड्रॉप कर दो, तीनों ही केसेस में रेक्टिलिनियर मोशन होता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसे बोला जाता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम बताते हैं बेसिकली प्रोजेक्शन, यानी कि फेंकना किसी चीज को, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एट ऑब्लिक एंगल। समझ आई बात? ऑब्लिक एंगल का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन के साथ जब आप वेलोसिटी देते हो किसी पार्टिकल को, तो वो जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑब्लिक है, यानी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। समझ आई बात? ये केसेस नहीं है अगर, तो फिर पार्टिकल का पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो कोई प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता कैसा है, तो वो हम देख लेते हैं। आम जीवन में हमने कई बार देखा है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकने की कोशिश करोगे, मान लो आपने यू स्पीड दी है, तो उसका पाथ आपको कुछ इस तरह का दिखता है। समझ आ रही बात? तो जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी वो मैं बता देता हूं आपको। जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। समझ आई बात? जिस स्पीड से आप फेंक रहे हो वो हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जो एंगल आप बना रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ उसे हम कह देते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना। ये जो पाथ इसने कवर किया है इसे बोल दिया जाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। सबसे ज्यादा दूर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ये जो जहां से आपने फेंका है वो ऑब्वियसली कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉप लिख देता हूं, ठीक है ना। तो उससे सबसे ज्यादा दूर जाके जहां बॉल गिरती है उसे हम नाम देते हैं रेंज, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एंटायर मोशन इज कॉल्ड रेंज। और जो सबसे ऊंचाई पे बॉल जाती है, बेसिकली जिस सरफेस से आपने फेंका है उसके परपेंडिकुलर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो तीन टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होगा आपका मैक्सिमम हाइट और एक होगा आपका रेंज। ये तीनों चीजें हमें निकालनी आनी चाहिए और हम बिना फॉर्मूला यूज करे इन्हें निकालना सीखेंगे। ऑल्दो हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे और आपको कोशिश करनी है कि इनका आंसर तो तुरंत दो, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो ये नहीं आएगा कि रेंज बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ या टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, वो इससे आगे का कुछ आएगा। तो ये चीज तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जानी चाहिए हमसे, ये ना हो कि उस समय आप पता चले इन तीनों का ही फॉर्मूला याद कर रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, इसका मतलब। चलो तो एक एक करके देख लेते हैं।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम जो स्टडी करेंगे वो रेक्टिलिनियर मोशन के फॉर्म में ही स्टडी करेंगे। तो आपने किसी चीज को प्रोजेक्ट किया है और वो इस तरह से गई है, तो इसे हम डिफाइन करते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेक्टिलिनियर मोशंस। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में इसे डिफाइन करता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेक्टिलिनियर मोशन। कैसे? आपने यू स्पीड दी है और एंगल बनाया है थीटा, तो हम इस मोशन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड कर लेंगे। अब वो एक्सिस आप कोई सी भी चुन सकते थे। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम जनरली क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल एक एक्सिस ले लेंगे और वर्टिकल के पैरेलल एक एक्सिस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा ग्रेविटी वर्टिकली डाउन लग रही होती है। इसलिए बेस्ट क्या रहेगा, जब भी आपका हॉरिजॉन्टल इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रोजेक्शन हो रहा हो, तो आप एक्स ले लो हॉरिजॉन्टल में और वाई ले लो वर्टिकल में। तो अगर इसकी स्पीड के कंपोनेंट्स में लूं, तो एक तो आ जाता है आपका v पैरेलल टू सरफेस, ठीक है ना, जिसे मैं कह सकता हूं u cos थीटा, और एक आ जाता है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिसे मैं कह सकता हूं u sin थीटा। तो इन दोनों मोशंस को अलग अलग स्टडी करना है, ठीक है ना। एक सिंपल सी बात जो आपको पूरे टाइम याद रखनी है वो ये होगी कि वेलोसिटी इन x कैन ओनली बी चेंज्ड बाय द एक्सेलरेशन इन x। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन की वेलोसिटी को बदल सकता है, y की वेलोसिटी को नहीं बदल सकता। सिमिलरली y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन x की वेलोसिटी को नहीं बदल सकता। समझ आई क्या बात? तो बेसिकली अब आपके पास एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एक पार्टिकल को v परपेंडिकुलर से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, जिसके लिए ग्रेविटी नीचे है, प्लस एक पार्टिकल को आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है u cos थीटा या v पैरेलल से, और यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। देख भी सकते हो, अभी ये मान लो ग्राउंड पे थे, थोड़े समय के बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो कुछ यहाँ पहुंचेगा, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो कुछ यहाँ पहुंचेगा। एक समय पे जाके इसकी वाई में स्पीड 0 हो जाएगी, ये तो आगे ही बढ़ता रहेगा क्योंकि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। फिर ये नीचे आना शुरू होगा, पर ये तो आगे ही बढ़ता रहेगा, फिर ये और नीचे आएगा, ये तो आगे ही बढ़ता रहेगा। तो इसका जो पाथ आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का पाथ दिखने वाला है। तो ये जो पाथ बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला होता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? इसी को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। क्यों बोला जा रहा है इसे 2D मोशन? क्योंकि आप ऐसा कोई एक्सिस का पेयर नहीं ढूंढ सकते जिसपे कि ये सिंगल एक्सिस मोशन कर सके। आप कहीं भी एक्सिस चूज करोगे ना रैंडमली, तो आपको दिख जाएगा कि ये 2D में चल ही रहा होगा। मैं ऐसे एक्स और वाई ले लूं तो भी ये 2D में चलता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। कुछ टर्म्स जो हम यूज करते हैं उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे इजी। तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है और सही में सीखना चाहते हो तो जैसा जैसा मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली वैसा वैसा समझते जाओ। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन अभी देखो आसान लगेगा, लेकिन हो सकता है इंक्लाइंड प्लेन पे मुश्किल लगे, या हो सकता है कोई दूसरे प्लेनेट पे क्वेश्चन ले जाए तो और मुश्किल लगे, कंडीशंस बदल दे तो मुश्किल लगे। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं हमेशा sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ये इक्वेशन यूज करूंगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? चाहे कैसा भी मोशन हो, पार्टिकल ग्राउंड से फेंका है, वापस ग्राउंड पे पहुंचे या ना पहुंचे, बीच में छत पे गिर जाए, कुछ भी हो जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको हमेशा ये इक्वेशन यूज करनी है। क्योंकि सारे पैरामीटर वाई डायरेक्शन में है तो हमें एक्स से कोई मतलब है ही नहीं। तो मान लो कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था, ठीक है ना, ये आपका प्रोजेक्टाइल था, यू स्पीड थी, एंगल था थीटा। वाई डायरेक्शन की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो हमें पता है कि ग्रेविटी लग रही है भाई नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ हमने स्पीड दे दी है यू कॉस थीटा, या इसे मैं यू वाई बोल देता हूं। अगर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड पे हो रहा है तो बॉल इस तरह से चल के वापस ग्राउंड पर ही गिरने वाली है। जितनी देर के लिए बॉल हवा में रहती है उसी को हम बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम फॉर विच बॉल इज इन एयर, या टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, ठीक है ना, इन एयर।
हाँ यू साइन थीटा हो जाएगा। बस, तो अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखो इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुंचा है। वाई डायरेक्शन में कितना चला, तो आपको दिख रहा है पहले भी ग्राउंड पे था, अब भी ग्राउंड पे है, वाई डायरेक्शन में चला ही नहीं, तो एस वाई आपका क्या हो जाएगा, 0। एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, स्पीड पॉजिटिव, पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा आपका यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस हाफ ग्रेविटी नेगेटिव इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी, 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा याद रखना 2u y बाई जी। यू वाई यहाँ पे क्या है, y डायरेक्शन की स्पीड। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो बेटर रहेगा। समझ आई बात? अच्छा, ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, पर क्या हम फॉर्मूले से निकालेंगे? नहीं, आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, अपनी जो ट्रिक थी वो यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है ना, मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर स्पीड दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड और नीचे ग्रेविटी लग रही है जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो आप क्या कर दिया करो, तुरंत डिवाइड कर दिया करो। ऊपर जाने का टाइम 50/10 यानी कि 5, नीचे आने का टाइम 50/10, दोनों इक्वल होते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड। मान लो कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए और ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है 30 मीटर पर सेकेंड से, और नीचे जो एक्सेलरेशन है वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ जरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, जैसे मेथड अभी हमने सीखा है। फटाफट, ऊपर जाने का टाइम डिवाइड कर दो 30/6, 5 सेकेंड, नीचे आने का टाइम 5 सेकेंड, फिर से क्या हो गया 10 सेकेंड। क्लियर हो रहा है क्या सबको? कैसा भी हो, सिर्फ वाई में स्पीड दी हो तो भी ये ट्रिक काम करती है, टेढ़ी स्पीड दी हो तो भी ये काम करती है, ठीक है ना। और देख लेते हैं, मान लो आपने वाई में स्पीड दे दी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बता दो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा। ऊपर जाने का टाइम 5 सेकेंड, नीचे आने का टाइम 5 सेकेंड, फिर से क्या आ गया 10 सेकेंड। कितनी अजीब बात है, मैंने 3 रैंडमली लिए थे बिना सोचे, पर मेरे दिमाग ने वही चुना है कि 10 सेकेंड ही आ रहा है, ठीक है। खैर, तो आपको समझ आ गया कि फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। क्लियर है क्या सबको? बस, अगर वो नहीं आप याद रखना चाहते तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, 2u sin थीटा बाई जी। बस केयरफुल क्या रहना, थीटा किसके साथ होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल के साथ। कई बार क्वेश्चन में वर्टिकल के साथ दे दिया जाता है तो हम गलती कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, ये हो गया आपका क्या। हाँ भाई, तो हमें ही पता लग गया कि बताओ मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करेगी, वाई की स्पीड पे। आप कितनी तेज फेंकोगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी ऊंची जाने वाली है बॉल। समझ आ रहा है क्या सभी को? तो बेसिकली वाई में कितनी स्पीड दी है उस पर ये चीज डिपेंड कर जाती है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि वाई में जो स्पीड हम देंगे वी वाई, वो है आपकी यू साइन थीटा। अच्छा, आपको याद क्या रखना है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, आपको मैक्सिमम हाइट अगर निकालनी है तो आप हमेशा यूज करोगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, सॉरी, जब भी आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो इक्वेशन आप हमेशा यूज करोगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। क्लियर है क्या सभी को? ये इक्वेशन आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट पूछी गई हो यही इक्वेशन यूज करनी है वाई डायरेक्शन में। और याद क्या रखना है कि मैक्सिमम हाइट तब आती है जब वी वाई क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। भाई जब बॉल ऊपर जाना बंद कर देगी तभी तो मैक्सिमम हाइट आएगी। तो वही मैं कर देता हूं, मैं यहाँ लिख दूंगा 0 यू वाई का स्क्वायर प्लस 2, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया है ऊपर, तो ग्रेविटी क्या हो गई नेगेटिव, तो यहाँ माइनस जी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे हमें पता है वाई में स्पीड क्या होगी 0, तभी तो मैक्सिमम हाइट आई है, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, इनटू एच मैक्स। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एच मैक्स की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी यू वाई स्क्वायर बाई 2g, या इसी को हम कहते हैं क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फेमस फॉर्मूला है जो कि लोग याद भी रखते हैं, ठीक है। तो या तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, या मैं तो कहूंगा कि आप यू वाई स्क्वायर बाई 2g याद रखो, ठीक है ना। बेसिकली वाई की स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो जाती है आपकी मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड। क्या सभी को क्लियर है?
हाँ डेरिवेशन याद रखने पड़ेंगे भाई, क्यों नहीं रखने पड़ेंगे। और कुछ डेरिवेशन थोड़ी है, 3 इक्वेशन लगानी है, साधारण सी बात है। क्लियर हुआ क्या सभी को? कोई समस्या किसी को? ठीक है ना? तो आगे देख लेते हैं। आगे ये आपने क्या निकाल लिया? तो ये हमने निकाल ली मैक्सिमम हाइट। अब हमें तीसरी चीज निकालनी है रेंज। तो यही हमने रेक्टिलिनियर मोशन में नहीं निकाला था, तो रेंज देख लेते हैं। रेंज के लिए आपको याद रखना है, बताओ रेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्स के मोशन के ऊपर कि वाई के मोशन के ऊपर? साइन थीटा कॉस थीटा मत याद रखो, यू वाई यू एक्स में याद रखो। अब सोच के देखो, बॉल को आप सबसे दूर फेंकना चाहते हो। जब हम आगे किसी चीज को फेंकना चाहते हैं तो हम स्पीड तेज कहां पे देते हैं, ऊपर की तरफ क्या आगे की तरफ? आगे की तरफ, आपको पता है, ठीक है ना? तो वही चीज है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोशन इन एक्स। समझ आएगा सबको? और हमेशा आप इक्वेशन जो यूज करोगे वो होगी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमेशा आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। अब भगवान का भला क्या है कि धरती माँ हमेशा कहां लगाती है, नीचे, एक्सीलरेशन यानी वाई डायरेक्शन में। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है आपके प्रोजेक्टाइल के ऊपर, तो एक्स में एक्सीलरेशन हमेशा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना? अनलेस क्वेश्चन देने वाला आपको दुखी नहीं करना चाहता। तो क्वेश्चन देने वाला आपको दुखी करना चाहेगा अगर मेरी तरह, तो वो क्या करेगा, बोल देगा कि हवा चल रही है, जिसकी वजह से एक्स में भी एक्सीलरेशन आ गया है। तो अब रेंज क्या होगी? समझ आ रहा है कि सबको? ठीक है, तो वही चीज है, वो क्वेश्चन जब आएगा तब हम देख लेंगे। अभी तो आप क्या याद कर लो कि हम जब भी रेंज की बात आएगी तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख देंगे। अब ठीक है, हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं हम अभी, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। आपको बस बताया गया है कि आपने जमीन के ऊपर से किसी बॉल को फेंक दिया है अपनी भाई यू स्पीड देके थीटा बनाते हुए, जिससे यहाँ पे स्पीड यू एक्स आ जाएगी और यहाँ पे स्पीड आपकी यू वाई आ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसी को हम रेंज नाम दे रहे हैं। तो यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स हो गया आर, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहेगी तभी तो आगे बढ़ पाएगी, प्लस हाफ एक्स में एक्सीलरेशन है नहीं, टी स्क्वायर, या आगे पास यू एक्स इंटू टी। तो ये हो गया फॉर्मूला रेंज का। एक्स में स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हमेशा याद रखना, एक्स में स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो जाती है रेंज अगर आपके एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो तो। समझ आ रही है बात? कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स में, ग्रेविटी सिर्फ वाई में लग रही है, इसलिए ये आ गया हमारे पास। अच्छा, फॉर्मूले में रख देते हैं, फॉर्मूला वो याद करना चाहते हो तो यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था 2u साइन थीटा बाई जी। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो ये आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो जाता है आपका रेंज का फॉर्मूला। याद क्या रखना है आपको, 0 क्यों हुआ एक बार मैं बताऊं। तो रोहित, धरती जो है, धरती जानते हो पृथ्वी अपनी, कहाँ खींचती है सब चीजों को? कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने छत से सुसाइड करनी चाहिए हो और वो आगे उड़ा चला गया हो? नहीं, छत से कोई भी कूदता है तो जमीन पे आके ही गिरता है, क्योंकि धरती माँ कहाँ खींच रही है, नीचे अपनी तरफ। तो एक्स में कोई खींच ही नहीं रहा, जब एक्स में कोई खींच ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन ही नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन हम करते हैं वैक्यूम के अंदर। समझ आई ना बात? काइट, हवा चल रही है ना भाई, बिना हवा के पतंग उड़ा सकते हो? चमत्कार करते हो तुम भी। ठीक है, तो हमें तो क्या याद रखना है, रेंज हो जाएगी एक्स में स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना? चलो अब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए साधारण सा है, आपको निकालना क्या क्या है, वो चीजें जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती पर आना जरूरी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और तीसरी चीज है रेंज। इसी की प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि प्लीज 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 फॉर्मूले मत यूज करना। सर रेंज वापस, बेटा रेंज हो जाएगी एक्स में स्पीड जो है आपके पार्टिकल की इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्स की स्पीड बदलती नहीं है कभी, ये आपको रट लेना है। तो जितनी देर के लिए हवा में एक्स में चलता रहेगा। ठीक है ना? तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री बनाते हुए। दूसरा क्वेश्चन 10 मीटर पर सेकंड से
30 डिग्री बनाते हुए। और तीसरा ले लेते हैं, एक सेकंड मैं भी दे दूंगा, बस क्वेश्चन लिख लूं मैं एक बार। ये 50 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री पे। चलो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों चीजें जो फेमस है दुनिया में वही निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। कौन कितनी जल्दी आंसर दे सकता है? पहले का दे दो भाई, पहले का आंसर क्या आ जाएगा? वैल्यू नहीं पता है, sin 37 cos 37 डिग्री। बेटा अभी तक याद नहीं किया मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो। कब सिखाया था मैंने ये, और अभी तक आप पूछ ही रहे हो। तो sin 37 आपका, अरे हाँ, sin 37 आपका हो जाएगा 3/5 और cos 37 आपका हो जाएगा 4/5। और 53 डिग्री के लिए उल्टी हो जाती है वैल्यूज। क्या बात है श्रेष्ठ। सबसे पहले कंपोनेंट सही लेना, ये बेसिक गलतियां तो करना बंद कर दो, बड़े हो गए हो। वैल्यूज तो निकाल ही लो, आगे का सीखेंगे। अगर आप पुराने में ही डले रहोगे तो नया क्या सीखोगे? पहले फर्स्ट का आंसर दे दो सिर्फ। बहुत सही रोहित, सही आ गया भाई तुम्हारा। ईशान सही। श्रेष्ठ सेकंड का आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। आशुतोष सही भाई। देखो मैं आपको जानता हूं कि आपको पहले से आता है, ठीक है, तो आप लोग उसी मेथड से करना चाह रहे हो जिनको आता भी है, और या कुछ लोग फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं। पर मैं बोल रहा हूँ आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, उस तरह से करो तो सेकंड्स में आपका आंसर आएगा। सिर्फ कंपोनेंट लेने और कुछ नहीं करना है। देखो मैं एक करके बताता हूँ, ठीक है ना। चलो तो यहां आएगा 50 cos 37, क्या मतलब हुआ? 40 मीटर पर सेकेंड। और यहां आई स्पीड 50 sin 37, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ इतना सा करना है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, ग्रेविटी नीचे कितनी लग रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं सीधे लिख दूंगा बिना फॉर्मूले के। 30 से ऊपर फेंका है, 3 सेकंड में ऊपर जाएगा, 3 सेकंड में नीचे आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड। दूसरा मैक्सिमम हाइट, वाई में स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2g, 2g होता है 20, तो 30 का स्क्वायर 900/20 यानी कि 45 मीटर। तीसरा आपसे पूछा है रेंज, रेंज हो जाती है एक्स में स्पीड यानी 40 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 6, 240 मीटर। कितना टाइम लगा? फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या ये सबको समझ आ रहा है जो मैंने किया है? मैं फॉर्मूले से भी करके बताऊंगा, पर इतना समझ आया जो मैंने किया है डायरेक्टली? अरे हाँ ना तो बोल दो, पता तो चले। अब आंसर देने में भिड़े पड़े हैं। तो नीलेश बोल रहे वापस नहीं समझ आ रहा। देखो जिनको भी नहीं आ रहा है, देखो भाई एक बार सुनो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो कर लिया ना, ये कर लिया, ठीक है। अब आप एक्सीलरेशन का मतलब नहीं समझे हो शायद, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ स्पीड बढ़ेगी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने बॉल को ऊपर कितने से फेंका? 30 से। स्पीड कितनी देर में जीरो होगी? 3 सेकंड्स में। तो 3 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, 3 सेकंड में नीचे आएगा, टोटल टाइम 6 सेकंड। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला याद कर लो, y में स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2g, वो मैंने तुरंत कर लिया, 30 का स्क्वायर अपॉन 20, 45। रेंज निकालना सबसे आसान है, रेंज निकालना सबसे आसान है, x में स्पीड इंटू जितनी देर के लिए हवा में है, 6 4 24, 240 मीटर। क्लियर हुआ क्या सबको? अगर नहीं आपको आया है तो फिर आप फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर सही ही आएगा। फॉर्मूले में पुट कर दो बस। पर मैं चाहूंगा कि आप ऐसे कर पाओ। जल्दी से सेकंड पार्ट का आंसर बताओ क्या क्या आएगा। साइन 30 डिग्री यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ 10 cos 30 डिग्री यानी कि 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास स्पीड आ चुकी है, ठीक है ना। ग्रेविटी कहां एक्ट कर रही है? नीचे की तरफ। समझ आएगा सभी को? अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूंगा मैं तुरंत। टाइम ऑफ फ्लाइट 2
y में स्पीड बाय g, यानी कि √3 सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को? 2u/g, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा मैक्सिमम हाइट, y में स्पीड का स्क्वायर यानी 5√3 का स्क्वायर बाय 2g। समझ आया? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 125/20, 25/4 मीटर। तीसरा आपका रेंज, तो रेंज क्या हो जाता है, x में स्पीड 5 इंटू जितनी देर के लिए हवा में है √3, यानी कि 5√3 मीटर। कोई समस्या किसी को? 75 आ रही है क्या? अच्छा 75 ही है। तो ये 75/20, ठीक है ना। चलो थर्ड का बता दो फटाफट, थर्ड में क्या क्या आ जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला याद रखते हैं ना, तो उसमें गड़बड़ ये हो जाएगी कि आप साइन थीटा कॉस थीटा गलत ले लो, इसलिए हमेशा uy ux में याद रखो तो बेटर रहेगा। नहीं इस तरह मत याद रखो, ओम के साइन थीटा y के अलोंग होता है, ठीक है। ये ट्रिक हमने सीखी थी कि अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया है ना और ये एंगल थीटा है, आप जब इस पे आना चाहते हो, इस एक्सिस पे कंपोनेंट लेना चाहते हो, तो आप जितने एंगल को कंप्रेस करते हो ना, पिचकाओगे ना ऐसे आओगे तो जितने एंगल को कंप्रेस करते हो उसका कॉस आ जाता है। जैसे ये ए था तो ये हो जाता है ए कॉस थीटा। और अगर सेपरेट होते हो, एस से सेपरेट होता है, तो सेपरेट होते हो तो वहां आ जाता है साइन थीटा, तो ये हो जाता है ए साइन थीटा। समझ आ रहा है? इस तरह याद रखो, सी से कंप्रेस, अगर जितने एंगल बीच वाले को कंप्रेस कर रहे हैं तो कॉस थीटा, नहीं तो साइन थीटा। अब आप किसी एक हाइट पे जाके, अभी तक हमने ड्रॉप करना सीखा था, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें भी दो केस होते हैं, तो पहला केस मैंने सिंपल वाला ले लिया है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या मतलब हुआ इसका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, कि आप छत के ऊपर गए हो और आपने बॉल को हॉरिजॉन्टल स्पीड देके फेंका है, ठीक है ना। ऑब्लिक एंगल पे नहीं देनी है, नीचे की तरफ नहीं फेंका है, ऊपर की तरफ नहीं फेंका है, सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड देके फेंका है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कैसा मोशन होगा, तो मोशन तो हमें पता है, ग्रेविटी कहां एक्ट कर रही है, y में, स्पीड दी है आपने x में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन ही होने वाला है, कुछ इस तरह का। समझ आ रही बात? लेकिन पूरा प्रोजेक्टाइल, पूरा पैराबोला नहीं बनता है, एक पोर्शन बनता है पैराबोला का। खैर, अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है, कितनी देर के लिए हवा में। मैक्सिमम हाइट तो कोई पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा मैक्सिमम हाइट? क्योंकि यही है आपकी मैक्सिमम हाइट। जब आपने स्पीड ऊपर की तरफ दी ही नहीं तो और ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा, तो मैक्सिमम हाइट कोई नहीं पूछता। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है आपसे रेंज। फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। देखो सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूं, दिमाग में बांध लो बात। टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स के मोशन पे डिपेंड करता है, वाई के मोशन पे डिपेंड करता है। सबको पता है वाई के मोशन पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और इक्वेशन जो हम हमेशा यूज करने वाले हैं वो है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहिए, मैं इस बार नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं और सिर्फ y के मोशन को देखूंगा, y के मोशन को। ये स्पीड किस में है, x में है। y में इनिशियल स्पीड कितनी है, तो आपको दिख रहा है y में कोई स्पीड दी ही नहीं है, तो uy कितना है भाई, 0 है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन। y डायरेक्शन में कितना चला, y डायरेक्शन में कितना चला, तो आपको दिख रहा है कि ये y डायरेक्शन में इतना चला है, h जो कि बिल्डिंग की हाइट है। तो उसी को मैं यहाँ पे रख देता हूं, है ना। अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट, तो h इज इक्वल टू यू, तो 0 है आपका, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, √2h/g। ये पहले भी आ चुका है जीवन में। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया था जब आप h हाइट से ड्रॉप करते थे। तो देखो h हाइट पे जाके आप ड्रॉप करो या h हाइट पे जाके आप हॉरिजॉन्टल स्पीड दो, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बदला। और लॉजिकली सोचे तो बदलना भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है y के मोशन पे। आप y में ज्यादा स्पीड दोगे तो ज्यादा देर तक हवा में रहेगा, आप कम स्पीड दोगे तो कम देर तक हवा में रहेगा।
जब हम ड्रॉप करते थे तब भी हम वाई में स्पीड नहीं देते थे, और जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है तब भी हमने वाई में स्पीड नहीं दी है। तो वाई के लिए तो सब कुछ सेम है ना, वाई में इनिशियल स्पीड 0 है और नीचे धरती खींच रही है ग्रेविटी से, इसलिए रिजल्ट भी क्या है आपका, सेम आया। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं ना कि वाई में स्पीड क्या होगी जब ये स्ट्राइक करने वाला होगा ग्राउंड को, तो उसका आंसर भी आप दे सकते हो √2gh। जो उसका रिजल्ट आया था वो यहाँ पे आ जाएगा। खैर अभी हम वो नहीं निकाल रहे, हम निकालना चाह रहे हैं क्या, हम निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम हाइट। तो वो तो यहाँ पे पता ही है वो कितनी है, h, ये तो कोई पूछने वाला है नहीं। अच्छा, रेंज निकालना मेन चीज है। तो रेंज का फॉर्मूला भी आपको पता है, जब भी रेंज निकालनी हो Sx = uxt + ½ ax t², क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और ग्रेविटी y में एक्ट करती है, इसलिए 0। रेंज x में डिस्प्लेसमेंट, x में इनिशियल स्पीड u दी गई है, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल चुके हो, तो ये आ जाता है रेंज का फॉर्मूला। अब हम याद नहीं रखेंगे इसे, समझ रहे हो ना बात, ऐसे फॉर्मूले याद करने लगे अलग अलग केसेस के तो फिर बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैंने बस मेथड बताया कि कोई नई चीज नहीं है, सेम चीज है। क्या सबको क्लियर हुआ है? क्या सभी को क्लियर है? क्या x की स्पीड कभी बदलेगी? x की वेलोसिटी कभी बदलती होगी? नहीं। तो ये चीज याद रखना कि वेलोसिटी अलोंग x नेवर चेंजेस, वेलोसिटी अलोंग x नेवर चेंजेस। कब तक? जब तक कि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं आ जाता। क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ध्यान से करना सभी लोग, और जब सारे पार्ट का आंसर आ जाए तभी एक साथ लिख के देना। देखो मैं फेंक रहा हूं 50 मीटर पर सेकंड से 125 मीटर की हाइट से। क्या क्या निकालना है मैं लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, स्पीड, या चलो निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, हाँ, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड और पोजीशन एट t = 2 सेकेंड। ध्यान से करना सभी लोग, आपको आई कैप जे कैप में देना है आंसर। ये मैंने आई कैप लिया है और जे कैप मैंने नीचे लिया है, नीचे पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन है, तो इनको ध्यान रखते हुए आंसर देना इन्हीं के हिसाब से। ग्रेविटी लग गई नीचे, तो x में इनिशियल स्पीड दी हुई है भाई 50, एक्सेलरेशन x में दिया हुआ है 0, y में लिख लेता हूं सबसे, इनिशियल स्पीड दी गई है y में 0, एक्सेलरेशन दिया गया है y में पॉजिटिव g, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन ही पॉजिटिव है। बस अब चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, सीधे क्या फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, √2h/g, ठीक है ना। क्या लग जाएगा, पहला पार्ट अगर सॉल्व करें टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो तो फ्री फॉल जैसे ही आएगा 2h/g, यानी कि 2 × 125/g यानी कि 10 आ गया 5 सेकेंड, तो बॉल 5 सेकेंड में नीचे गिर जाएगी। ये सभी लोगों का सही था, ठीक है ना। अच्छा आशुतोष, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, जब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा तभी तो थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। चलो अगला, अगला है आपका रेंज। तो रेंज तो बड़ा आसान है, एक्स की स्पीड दुनिया में कोई बदल नहीं सकता क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो रेंज हो जाएगी एक्स की स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि 250 मीटर, आई कैप में लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, ये भी काफी लोगों का सही था। मेन चीज हमें चेक करनी थी वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। ध्यान से देखना जिनका आंसर नहीं आया है, वेलोसिटी आपको वेक्टर में लिखना है, आई कैप और जे कैप। अच्छा एक्स की स्पीड कभी बदलेगी? नहीं, तो आई कैप का तो आंसर पता ही था। जे कैप में लिखना है, तो इसमें देखो नीचे की तरफ 1 सेकंड में 10 से बढ़ती है, ये वो ट्रिक यहां भी काम करेगी ना हमारी। तो y में नीचे की तरफ स्पीड 1 सेकंड में 10 से बढ़ती है। अच्छा y में थी कितनी, 0, तो 2 सेकंड में नीचे की तरफ कितने से बढ़ जाएगी, 20 से। समझ आ रही है क्या बात? तो डायरेक्टली मैं 20 जे कैप लिख सकता हूँ, ये आंसर आ गया क्योंकि नीचे पॉजिटिव जे लिया है। या क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो vy = uy + ay × t। तो vy 0 प्लस y में एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है g, इंटू टाइम है आपका 2 सेकेंड यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड।
पर मैं कहूंगा कि आप डायरेक्टली लिखो यार, पता है जब नीचे की तरफ 1 सेकंड में 10 से बढ़ेगी तो 2 सेकंड में 20 से बढ़ेगी, 3 सेकंड में 30 से बढ़ेगी। अच्छा, पोजीशन भी, इसके लिए भी देखो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। पोजीशन चाहिए आपको, आर वेक्टर से कह देता हूं पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। एक्स में कितना चलेगा, क्योंकि एक्स की स्पीड कभी बदलती नहीं, तो एक्स में तो 50 से चलने वाला है। तो सोचो कोई आदमी 50 से चल रहा है, 2 सेकंड में कितना चल लेगा, 15 × 2, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, तो 100 आई कैप प्लस नीचे कितना चल लिया होगा, तो y में डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड में आपको, तो sy इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y में डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए था, तो s इनिशियल स्पीड y में 0 थी, नीचे ग्रेविटी g लग रही थी, टाइम 2 सेकंड का है, ये आ गया आपका 20 मीटर, तो 100 आई कैप प्लस 20 जे कैप। हाँ बिल्कुल सही है दक्ष, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट है, समझ आया है तो बॉल को हमने आगे फेंका है 40 मीटर पर सेकंड से और 500 मीटर की हाइट है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। एक्स में क्या क्या दिया है, तो मेरे को एक्स में दिया गया है कि एक्स में इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन एक्स में कितना है 0। वाई का डेटा लिख लेता हूँ, इनिशियल स्पीड वाई में है 0, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है g, ठीक है ना। नीचे की डायरेक्शन कोई वही पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, ये आई कैप और ये जे कैप। अगर आपने ऊपर मान के किया है तो भी ठीक है ना, क्योंकि मैंने दिया नहीं था तो फिर आप अपनी मर्जी से चूज कर लोगे वो तो। पहला चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है फ्री फॉल जैसा होता है, तो √2h/g, तो ये हो जाएगा √2 × 500/10, यानी कि हमें मिल जाएगा कितना, 10 सेकेंड। रेंज की बात करें तो रेंज तो क्या हो जाती है, एक्स में स्पीड जो बदलती नहीं है और इंटू 10 सेकेंड का 400 मीटर। दूसरी चीज है वेलोसिटी, हाँ भाई, तो ये आ गई हमारे पास रेंज। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, देखो एक्स की वेलोसिटी तो कभी बदलती नहीं है, तो वो तो 40 आई कैप है ही। अब मुझे वाई में लिखना था, तो देखो कितना टाइम है, 3 सेकेंड। 1 सेकेंड में नीचे 10 से बढ़ती है, 3 सेकेंड में 0 थी शुरुआत में वाई में, 3 सेकेंड में 30 से बढ़ जाएगी 30 जे कैप। यहां मैं लगा सकता हूं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यानी कि वी वाई इनिशियली 0 थी प्लस 10 इंटू 3, 30 मीटर पर सेकेंड। सबको क्लियर है क्या। पोजीशन वेक्टर निकालना है, एक्स में तो कांस्टेंट स्पीड है, तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 40 इंटू 3 सेकेंड, ये हो गया आई कैप। जे कैप में डिस्प्लेसमेंट चाहिए वाई के अंदर, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, निकाल देता हूं मैं यहां से, एस वाई ये हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई देखो हमें कितना दिया हुआ है 0, तो ये चीज तो 0 हो गई। एस आपको मिल जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, समझ आया, यानी कि 45 मीटर, तो ये हो गया प्लस 45 जे कैप, यानी कि 120 आई कैप प्लस 45 जे कैप। तीसरी चीज एवरेज एक्सीलरेशन, इसके लिए अगर किसी ने भी मेहनत की तो करने की जरूरत नहीं थी। मुझे ये बताओ पूरे मोशन के दौरान क्या एक्सीलरेशन रहेगा, सिर्फ धरती ही तो खींच रही है जी से। आप अगर किसी चीज को हवा में फेंक दोगे तो सिर्फ अर्थ ही तो खींचती है उसे, तो जब हर समय एक्सीलरेशन जी है तो एवरेज एक्सीलरेशन भी तो जी ही आएगा। ये सोच लो 10 + 10 + 10 + 10 जितनी बार कर रहे हो अपॉन उतनी ही टर्म्स करोगे, तो बेसिकली 10 ही तो आने वाला है। तो आंसर हमारा सीधे क्या आने वाला था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस, मैंने जो लिया उसका प्लस